हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारे प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में, जिसका नाम है क्लियर प्रीलिम्स 2022। हमारा टारगेट है 5 जून 2022 और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको। एंड देखो, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है इस पर्टिकुलर सीरीज का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एज वेल एज कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा लिंक। उस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी फर्स्ट टू सेवन्थ अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे, और आगे भी जो भी लेक्चर्स आएंगे हम उसमें अपडेट करते रहेंगे। ऑल्सो देखो, बहुत छोटी वीडियोस हैं, 30 टू 35 मिनट्स की, ज़्यादा से ज़्यादा 20 टू 30 मिनट्स की इतनी ही है। और इसमें करीबन हम बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, 8 टू 10 टॉपिक्स या 10 टू 15 टॉपिक्स, ठीक है। हम वेरिएशन ले रहे हैं एंड इसमें हम वो टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि यूपीएससी हमसे पूछ सकता है। हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो डिजीजेज हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी, वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी। तो ऐसे टाइप के जो टॉपिक्स हैं हम इनको कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। पर्टिकुलरली प्राइमरली हम यही कवर करने वाले हैं। वी आर गोना लुक ओवर टू मेनी ऑफ द डिजीजेस। वी आर ऑल्सो गोना सी कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेंगू या डेंगी। ये एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि डेंगी वायरस की वजह से होती है, ठीक है। एंड ये ट्रांसमिट किससे होती है? बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो, बट उनका जो जीनस होता है दैट इज एडिस, ठीक है। आपने सुना भी होगा एडिस इजिप्टी, ठीक है। प्राइमरीली एडिस इजिप्टी जो है उससे हम देखते हैं कि ये जो होती है ये पर्टिकुलरली कॉज होती है। अब देखो, इंडिया ने रजिस्टर किया है करीबन 1 लाख डेंगी केसेस 2018 के अंदर एंड ओवर 1.5 लाख केसेस 2019 के अंदर देखने को मिले। ये किसने बताया? ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ने बताया। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में था। अब ये जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये एक तरीके का एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो कि काम किस चीज पे करती है? काम करती है कि प्रिवेंट कर सके एज वेल एज कंट्रोल कर सके 6 वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को। देखो, ये 6 वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे मलेरिया, डेंगू, फिलेरिसिस, काला अजहर, जापानीज एनसेफेलाइटिस एंड चिकनगुनिया, ठीक है। 6 वेक्टर्स डिजीजेस इसके अंदर आती है एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो ये है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में। डेंगू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किससे कॉज होता है। यूपीएससी कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है कि ये वायरस से कॉज होता है या ये बैक्टीरिया से कॉज होता है, ठीक है, क्या किस पैथोजन से कॉज होता है। तो आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज है, इसमें क्या होता है, किसकी वजह से कॉज होती है, और ऑल्सो इसका होस्ट कौन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अपनी जो अगली डिजीज है उसके बारे में, दैट इज नीपा, ठीक है। नीपा भी बहुत ज़्यादा हमें पता है 2019 के अंदर तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था। नीपा हमें देखने को मिला है आफ्टर द गैप ऑफ 3 इयर्स की कहीं ना कहीं इसका जो इन्फेक्शन है वो फिर से कोझीकोडे के अंदर आ गया था, ठीक है। तो कोझीकोडे के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है तो हमारे लिए फिर से ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर था। एंड देखो, ये जो नीपा वायरस है ये कैसे कॉज होती है ये चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये एक ऐसी टाइप की डिजीज है जो कि फ्रूट बैट कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, उसकी वजह से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द वायरस माना जाता है इस पर्टिकुलर फ्रूट बैट को या चमगादड़ को, ठीक है। एंड इसकी वजह से ये होता है, दे ट्रांसमिट दिस वायरस टू अदर एनिमल जैसे कि पिग्स हो गए, ठीक है। एंड जितने भी जो बोवीन हो गए, डॉग्स हो गए, कैट हो गए, हॉर्सेस हो गए, शीप हो गए, ठीक है। इन सब में कहीं ना कहीं ये इसके अंदर चला जाता है एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसका आउटब्रेक हो रहा है। सबसे पहले तो ये जूनोटिक वायरस की वजह से कॉज होता है। ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड मेनली थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दीज एनिमल्स, जैसे कि पिग के कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं या सपोज करो जो लोग काम करते हैं, ठीक है, गोट हॉर्सेज इन सब के पास रहते हैं, ठीक है। उनसे कहीं उन ज़्यादातर वो लोग जो होते हैं दे आर वेरी वल्नरेबल, उनको ये हो सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी पास्ड ऑन थ्रू फूड कंटेमिनेशन, की सलाइवा के थ्रू या यूरिन के थ्रू इन इन्फेक्टेड एनिमल्स के वो जो पर्सन टू पर्सन है उनके अंदर ट्रांसमिट
हो गया है। एंड ये जो नीपा वायरस है ये स्लोली हमें बढ़ता हुआ नजर आया था कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड उसके बाद अलार्मिंग हमें सिचुएशन देखने को मिली थी। ऑल्सो देखो, ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज नीपा वायरस, ठीक है, एनसेफेलिटिस इज एन आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि आरएनए बेस्ड ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये कॉज होती है। ये आप देख सकते हैं नीपा वायरस जोनोटिक डिजीज यानी एनिमल्स के थ्रू कॉज होने वाली, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस को ये इन्फेक्ट करती है। देखो इसी से ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो कोविड-19 है वो कैसी टाइप की डिजीज है, वो खाली ह्यूमंस को होती है या वो एनिमल्स को भी होती है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। ऑल्सो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। टेल अस समथिंग अबाउट कोविड-19। पूरा जो हमारा विश्व है, इवन अगर हम इंडिया की बात करें, हमने एक ऐसा साल देखा है जहाँ पे वी वर एट होम, हम लोग क्वारंटाइन के अंदर थे, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई एंड हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी हो गए कि हमें मास्क पहनना है, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा हमें कोविड-19 का। तो नीचे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि कोविड-19 है क्या, कैसे कॉज होता है, क्या वैक्सीन चल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इससे क्या होगा, आपकी ही प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी, आपको ही पता चलेगा कोविड-19 के बारे में और भी ज़्यादा डीपली। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टॉक्सिक 30 सनस्क्रीन। बोला जाता है बाहर धूप में जा रहे हो सबसे पहले क्या करो, सनस्क्रीन लगा लो। सनस्क्रीन से क्या होगा, स्किन इन्फेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, कैंसर कॉजिंग नहीं होगा, ऐसा बहुत बारी बोला जाता है। ऑल्सो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो भी अपनी सनस्क्रीन को यही चीज़ कह के एडवर्टाइज करते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि क्या सनस्क्रीन हमारे लिए अच्छी है, क्या ये हार्मफुल नहीं है, क्या इसके अंदर सब कुछ नेचुरल है, क्या कोई केमिकल डाला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो देखो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा आप सोचोगे अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यूपीएससी ने आपसे ये तक पूछा हुआ है कि लिपस्टिक के अंदर कौन सा पदार्थ मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सनस्क्रीन के अंदर क्या क्या जो केमिकल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। हुआ क्या, एक पटिशन जो है वो सबमिट हुई बाय एन एक्टिविस्ट टू द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे वो क्या देख सकें कि जो टॉक्सिक 3 O's हैं जो कि हमें सनस्क्रीन के अंदर देखने को मिलते हैं वो क्या हैं, वो क्या हमारे लिए हार्मफुल हैं या क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि सनस्क्रीन के अंदर हमें 3 O's देखने को मिलते हैं, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनोजेट और उसके बाद ऑक्टोक्राइलिन, ठीक है। ये 3 होते हैं एंड ये जो केमिकल्स हैं ये हार्मफुल हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं सीवेज डिस्चार्ज की वजह से ये जो बनाती हैं, ये जो फैक्ट्रीज बनाती हैं, इनसे जो सीवेज निकलता है इस डिस्चार्ज की वजह से इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो देखो ये जो 3 हैं ये तीनों काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। डिमांड करी गई है कि इन केमिकल्स को शिफ्ट कर दिया जा सके, नॉट जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ एंड इफेक्टिव कैटेगरी 2 के अंदर, ठीक है। ये पर्टिकुलरली ये डिमांड करी जा रही थी कि ये सब लोग ये क्या करती हैं, ये जो पर्टिकुलर ये जो 3 हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, दैट टू नेगेटिव इम्पैक्ट। ऑल्सो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो इसको फिर से ठीक नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखो हम ऑक्टोक्राइलिन की अगर हम बात करें तो ऑक्टोक्राइलिन तो बताया जा रहा है कि सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा, बट ये कहीं ना कहीं डिग्रेड कर देता है इटसेल्फ इनटू बेंजोफिनॉन, और ये जो बेंजोफिनॉन है ये प्राइमरीली कैंसर कॉजिंग है। बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन इन्फेक्शंस लेके आ सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये जो 3 हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीजेट, देन उसके बाद ऑक्टोक्राइलिन, ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं सनस्क्रीन के अंदर होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सिलिकोसिस। देखो ये जो सिलिकोसिस है ये एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, कॉज होती है बाय इनहेलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप सिलिका डस्ट को इनहेल कर लेते हो तो ये कॉज हो जाती है। देखो सिलिका की अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमें स्टोन, रॉक, ठीक है, उसके बाद फिर सैंड, क्ले, इन सब में हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं
जो लोग माइंस के अंदर काम करते हैं या इन सब कामों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ कॉज हो जाती है, ठीक है, कि फार्म्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको ये लंग डिजीज प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड द लंग सूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसके बाद ये जो सिलिका गया है कहीं ना कहीं ये हार्ड कर देता है टिश्यूज को, एंड उसके बाद लंग्स जो है वो धीरे धीरे फेलियर की तरफ हमें मूव ऑन करते हुए नजर आते हैं। और सबसे भयंकर बात यह है कि इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बस है, एक आपको पता होना चाहिए इस डिजीज के बारे में कि ये प्राइमरीली किस ऑर्गन ऑफ द बॉडी को इम्पैक्ट करती है। मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। देखो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक ऐसी डिजीज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉज होती है बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एंड सम ऑफ द माइक्रोबैक्टीरिया कॉज डिजीजेस लाइक टीबी एंड लेप्रोसी इन ह्यूमंस एंड अदर इन्फेक्ट वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स। तो ट्यूबरक्लोसिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को ही इम्पैक्ट करता है, ये एनिमल्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। क्योंकि कुछ ट्यूबरक्लोसिस होते हैं जो कि सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ लंग्स को इम्पैक्ट करते हैं, जिनको हम पर्मनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। बट जो दूसरे होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा पर्मनरी कहते हैं, जो कि अदर ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब ये जो टीबी है ये कैसे इधर से उधर हमें एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसमिट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये लंग्स को इम्पैक्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर ही ट्रांसफर होता है। कि अगर ये जो टीबी वाला इंसान है ये कफ करेंगे या स्नीज करेंगे या स्पिट करेंगे तो क्या होगा कि जो लंग्स हैं कहीं ना कहीं वहां से जो टर्म्स हैं वो एयर के अंदर जाएंगे एंड एयर से वो दूसरे इंसान की तरफ चले जाएंगे। ऑल्सो देखो ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इस वैक्सीन का नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन, ठीक है। बैसिलर कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन, ये आप देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है ये सोल वैक्सीन है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए अभी तक अवेलेबल है। इसके अंदर क्या है, लाइव बट वीक, ठीक है, वीक कर दिया जाता है हीट के थ्रू या डिफरेंट मीडियम के थ्रू। क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं एंड उसके बाद इस वैक्सीन के अंदर यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये जो इम्यूनिटी है वो कॉज हो जाती है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नेशन वाइड न्यूमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ड्राइव, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूमोनिया है ये भी बहुत ज़्यादा हमें हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है एंड न्यूमोनिया की वजह से मोर्टेलिटीज भी हो जाती हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये न्यूज़ के अंदर था। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया एक नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ न्यूमोनोकोकल 13 वेलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन विद द एम कि क्या कर सके, रिड्यूस कर सके हम मोर्टेलिटीज को जो कि निमोनिया की वजह से कॉज होती हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर ये जो ड्राइव थी ये अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे सामने आई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जब न्यूमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्जुगेट क्या है। तो जब कॉन्जुगेट की बात करते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, टू या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा हम कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहे हैं एंड उस कॉम्बिनेशन से क्या होगा, इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कॉज हो पाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं। अब देखो जो यूमोनिया होता है ये एक इन्फेक्शन डिजीज है और ये जो डिजीज है इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर, चिल और ब्लूनेस, आपको लंग्स के अंदर आपको कफ देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसके बाद फटीग, एक, ठीक है, एंड हाई हार्ट रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, गैस्ट्रिया, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है निमोनिया की वजह से, क्योंकि ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके एंड देखो एनीवन हु गेट न्यूमोनोकोकल डिजीज बट चिल्ड्रन अंडर 2 years आर मोर वल्नरेबल, उनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि ओवरऑल बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती चली जाती है अगर कोई भी हमें जो डिजीज़ है वो कॉज होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कॉन्जुगेट वर्ड कहाँ यूज होता है, कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एचपीवी वैक्सीन रिड्यूसिंग सर्वाइकल कैंसर। देखो, न्यू रिसर्च ने फाउंड किया कि ये जो ह्यूमन पेपिलो वायरस है, ठीक है, एचपीवी का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, इसकी जो वैक्सीन है ये रिड्यूस करती है द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जो कि हमें वुमेन के अंदर देखने को मिलता है। हमारे देश के अंदर वुमेन को जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए सर्वाइकल कैंसर भी इंपॉर्टेंट है एज अ टॉपिक ऑल्सो। ये जो एचपीवी वैक्सीन है ये तो है ही है। देखो, सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर के बारे में देख लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसे टाइप का कैंसर है जो कि सेल ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स जो वुमेन का विजाइना होता है, ठीक है, वहां पर जो सर्विक्स होता है वहां पर मेजरली कॉज होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, वहां पे हमें ये जो इन्फेक्शन है वहां पे देखने को मिलता है, एंड उसके बाद इट टर्न्स इनटू अ कैंसर। अब वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पेपिलो वायरस, ठीक है, a sexually transmitted infection play a role in कॉजिंग मोस्ट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, तो ये इस वजह से भी जो सर्वाइकल कैंसर है वो कॉज हो जाता है। एंड व्हेन एक्सपोज टू एचवीपी, अगर ये जो पर्टिकुलर एचपीवी है, ये जो वैक्सीन है, इससे हम एक्सपोज होते हैं, हम अपनी बॉडी को, ठीक है, ये जो वैक्सीन है हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एंड प्रिवेंट करती है कि वो जो वायरस है वो हार्म नहीं कर सके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल, however, the virus survives for year, contributing to the process that causes some cervical cells to become cancer cell, कि बहुत समय तक अगर ये चीज़ बढ़ती चली जाती है तो वो कैंसर के अंदर कॉज हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है बॉडी के लिए। अब देखो, ये जो एचपीवी वैक्सीन है कैसे वर्क करती है। वैक्सीन इंड्यूसेस वीएलपी इनटू द बॉडी, जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करता है। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू अटैक द वीएलपी, कि अब तो हमें इससे लड़ाई करनी है, हमें जीत ही जाना है। एंड उसके बाद द एचपीवी एंटर्स द बॉडी, द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस those same antibodies that remove the infection, ठीक है, तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ जो कि हमने वैक्सीन के थ्रू इंड्यूस किया है वर्क करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, वर्क्स अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, एचपीवी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्क्रब टाइफस। देखो, ये क्यों न्यूज में था, एक तरीके का मिस्ट्री फाइबर हमें देखने को मिला जो कि यूपी के अंदर फैल गया एंड इट क्लेम्ड अबाउट 40 लाइव्स, ठीक है, एकदम से पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है और 40 लोगों की डेथ हो गई। मोस्टली इसके अंदर बच्चे थे अनफॉर्चुनेटली। नाउ ये क्या है, ये एक वायरल टाइप का फीवर था जो कि बाद में आइडेंटिफाई किया गया एंड ये बहुत अलग टाइप का एक हमें एक डिजीज देखने को मिलती है, एक इन्फेक्शन देखने को मिलती है। वेक्टर बॉर्न डिजीज है दैट हैज बीन अर्लियर रिपोर्टेड इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। अब इसके अंदर क्या होता है, फीवर हो जाते हैं, बहुत सारे लाल कलर के आपको रैशेज बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह देखने को मिलेंगे। एंड सबसे भयंकर बात है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से शायद इंसान सोच समझ पा रहा है, अपने काम कर पा रहा है, ये उसको इम्पैक्ट करता है। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है, रेस्पिरेटरी को भी, रिनल को भी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को भी, विच मीन्स कि बॉडी के अंदर जितने भी जो इंपॉर्टेंट जगह हैं जो कि फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है, उनके अंदर ये जाके इन्फेक्ट करने लग जाता है। इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस ये न्यूमोनिया कॉज कर सकता है एंड उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा घातक है ये पर्टिकुलर जो डिजीज है, ये हमें देखने को मिली है। अब ये कॉज होती है बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज ऑरेंशिया सूत्सुगामुशी, ठीक है, इसका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, वो आप देख लीजिएगा, बट ये चीज़ याद रखना कि ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। इट इज कैरिड बाय अ माइट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर माइट की वजह से, जिसका नाम है लेप्टोट्रॉम्बिडियम, ठीक है, इसकी वजह से ये जो है ये कैरी होता है। सिम्टम्स है फीवर, मसल पेन, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स। खुद ही सोचो, इतनी सारी बॉडी के इंपॉर्टेंट जगहों पर अगर ये इन्फेक्ट कर रहा है तो कितने सारे इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें अलग अलग जगह देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट के लिए डीऑक्सीसाइक्लिन, ठीक है, फ्लूइड्स, ये जो है ये इस्तेमाल करे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत काम करते हैं। एंड देखो, ये जो पर्टिकुलर माइट्स हैं, आप इनको कैसे बचा सकते हो कि ये कॉज नहीं हो या बाद में ये ह्यूमंस के लिए बाद में घातक नहीं आए।
ये कहीं ना कहीं हमें मॉइस्ट ग्रासी एरियाज, फील्ड वगैरह इन सब में देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के अंदर जितना कम से कम मॉइस्चर हो उतना रखो, ठीक है, कि कोई कीड़े मकोड़े नहीं आए या कोई परेशानी नहीं क्रिएट हो, ठीक है। घर में कोशिश करो कि साफ सफाई रहे। अब देखो इसके सिम्टम्स आप देख सकते हैं, एंड इसने बहुत ज़्यादा यूपी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, इसलिए कहीं ना कहीं ये न्यूज़ के अंदर था, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में। हमें पता है कोविड-19 की वजह से, ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस की वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि वैक्सीन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले टाइप का वैक्सीन होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। वैक्सीन इस टाइप की क्या करती है, इनएक्टिवेट कर देती है उस पर्टिकुलर पैथोजन को, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको इनएक्टिवेट कर दिया है आपने हीट के थ्रू, केमिकल के थ्रू, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन, इनको इस्तेमाल किया जाता है। उस पर्टिकुलर पैथोजन को पैरालाइज कर दो, उसकी एबिलिटी टू रेप्लिकेट बिल्कुल खराब कर दो, पर कहीं ना कहीं वो इंटैक्ट तो है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी उसको समझ जाएगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो है वो रेस करना स्टार्ट कर देगी। दिस इज हाउ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वर्क। दूसरी की बात करते हैं, दैट इज एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है ये सेवरल डिफरेंट वेज में बनाई जाती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड इन्वॉल्व पासिंग द डिजीज कॉजिंग वायरस थ्रू अ सीरीज ऑफ सेल कल्चर और एनिमल एम्ब्रियो, ठीक है। मतलब जो पर्टिकुलर जो डिजीज कॉजिंग वायरस है उसको आप क्या कर रहे हो, एक एनिमल एम्ब्रियो के थ्रू या सेल कल्चर के थ्रू आप उसको बॉडी के अंदर भेज रहे हो। एंड व्हेन द रिजल्टिंग वैक्सीन वायरस इज गिवन टू अ ह्यूमन, इट विल बी अनेबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, या वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इलनेस भी कॉज नहीं कर पाएगा, पर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी समझ जाएगी कि ये एक पैथोजन आ गया है और इसके खिलाफ हमको वर्क करना है। दिस इज हाउ एटीन्यूएटेड वैक्सीन वर्क। उसके बाद आती है टॉक्सॉइड वैक्सीन। कुछ जो बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली कॉज्ड बाय बैक्टीरियम इटसेल्फ बट बाय अ टॉक्सिन जो कि उनकी बॉडी रिलीज करती है। तो इम्यूनाइजेशन फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन कैन बी मेड बाय इनएक्टिवेटिंग द टॉक्सिन। जो टॉक्सिन उनकी बॉडी से रिलीज हो रहा है आप उसी को ही इनएक्टिवेट कर दो, जो कि डिजीज के सिम्टम्स कॉज करता है। एज विद ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस यूज्ड इन किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, this can be done via treatment with a chemical such as formalin or by using heat or other methods, ठीक है, कि आप उस टॉक्सिन के ऊपर बेसिकली अपना एम्फेसिस रख रहे हो। फोर्थ टाइप की वैक्सीन है सब यूनिट वैक्सीन। ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन होती है, दे आर यूज ओनली पार्ट ऑफ अ टारगेट पैथोजन टू प्रोवोक अ रिस्पॉन्स, ठीक है, आप सिर्फ उसका एक पर्टिकुलर पार्ट इस्तेमाल कर रहे हो, उसको होली यूज नहीं कर रहे हो। दिस मे बी डन बाय आइसोलेटिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन। आपने उस पैथोजन का स्पेसिफिक प्रोटीन ले लिया, हो सकता है वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन है उसी की वजह से जो बीमारी है वो कॉज होती है, तो आपने उसी को ले लिया, उसी को कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर आपने इंड्यूस करने की कोशिश करी वाया वैक्सीन, और बॉडी ने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज रेज करना स्टार्ट कर दिए। दिस इज हाउ द एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी वर्क्स इन बॉडी। उसके बाद आता है कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट वैक्सीन जैसे कि हमने बात करी, दो या दो से ज़्यादा हम जो कॉम्बिनेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स को हम यूज़ करते हैं, टू डिफरेंट कॉम्बिनेंट्स को हम यूज़ करते हैं, एंड दे आर मेड यूजिंग पीसेस फ्रॉम कोट्स ऑफ बैक्टीरिया। दीज कोट्स आर केमिकली लिंक्ड टू कैरियर प्रोटीन एंड द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ वैक्सीन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या कर रहे हो, आप बॉडी को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि इस टाइप का पैथोजन आपको कभी आए तो आपको ऐसे टाइप का जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करना है, ऐसे टाइप का आपको रोल प्ले करना है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन। कोविड-19 की वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस टाइप की वैक्सीन होती है। कुछ नहीं पता, यूपीएससी आपसे पूछ ले कि किस टाइप की वैक्सीन के अंदर कैसे टाइप का पैथोजन यूज होता है, क्या किया जाता है किसी में, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही हम इस सीरीज को कवर करेंगे। ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। आगे भी हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। आज हमने इंपॉर्टेंट डिजीजेस को कवर किया था, अगले में हम इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे या देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्या क्या करंट अफेयर्स हमने पूरे साल देखे हैं। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जिनको भी जल्दी जल्दी अपने करंट अफेयर्स कवर करने हैं उन तक शेयर करो। बहुत छोटी वीडियोस हैं तो जल्दी जल्दी आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। चलिए।